Hello, DAV champions. Welcome back to my channel. Today we are going to learn and understand SST chapter 10 in very simple and interesting way. As you all know, the topic is the rise of small kingdoms in North India. जो भी छोटे छोटे किंगडम्स बने ग्रो हुए नॉर्थ इंडिया में उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं, आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर लेना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी इनटू चैप्टर 10। हर्षवर्धन वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया। हर्षवर्धन एंशियंट इंडिया का सबसे लास्ट रूलर था और बहुत ही महान और शक्तिशाली भी था। आफ्टर हिज डेथ द होल एम्पायर disintegrated into many small kingdoms due to miserable economic conditions and lack of proper administration by his weak successors। इनकी डेथ के बाद उनका जो राज्य था वो टूट गया था, छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में बट गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस था, इकोनॉमी थी, वो खराब हो गई थी। जो पैसों की आर्थिक स्थिति जिसे कहते हैं वो खराब हो गई थी। और जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर्स थे वो बहुत ही स्लो हो गए, कमज़ोर पड़ गए और अच्छे से वो किंगडम वर्क नहीं कर पाया। दिस वॉज द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया। उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में राजनीति बहुत ही इनस्टेबल हो गई थी, उथल पुथल हो गई थी। Three powerful kingdoms arose between 750 CE and 1000 CE out of the ruins of Harsha's empire, and hence the period is also known as the Age of Three Empires. 750 CE से लेके 1000 CE के बीच में हर्षवर्धन के टूटे हुए जो भी राज्य थे, किंगडम थे, उसके बाद थ्री पावरफुल राज्य और राइज कर गए और ग्रो हो गए। इसी वजह से इस जो पीरियड को है नेम दिया था एज ऑफ थ्री एम्पायर्स। द राष्ट्रकूटास टुक ओवर द कंट्रोल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। राष्ट्रकूटा एक डायनेस्टी है, जैसे राष्ट्रकूटा उनका सरनेम या एक नेम है जिनके नाम से वो जाने जाते हैं। द पालाज इन ईस्टर्न इंडिया, बंगाल और बिहार रीजन में, एंड प्रतिहार्स इन अवंती जो सदर्न रीजन में है, गुजरात और राजस्थान के पास। The three main kingdoms, though continuously engaged in wars, were successful in providing stable administration which helped in the progress of art and literature। ये तीनों ही किंगडम्स हालांकि वॉर्स में लगे हुए थे, बट सक्सेसफुली इनका काम जो था अच्छा चलने लगा। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका काम काज जो था बहुत अच्छा चलने लगा और आर्ट और लिटरेचर जैसी फील्ड में प्रोग्रेस होने लगी। लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे। द राष्ट्रकूटास एस्टेब्लिश द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन नॉर्दर्न डेक्कन इन 753 सीई। राष्ट्रकूटा ने नॉर्दर्न डेक्कन में 753 सीई में बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली अपना एम्पायर बना दिया। दे बिकेम द मास्टर ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ द प्रेजेंट गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। उनका जो राज्य था वो गुजरात, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सभी एरियाज में फैला हुआ था। देयर एम्पायर एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। अब इनका जो एम्पायर है वो नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों मतलब दोनों तरफ फैला हुआ एक ब्रिज की तरह। दांती दुर्गा इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। दांती दुर्गा एक ऐसा शख्स था जो राष्ट्रकूटा एम्पायर का रियल वो माना जाता है, फाउंडर माना जाता है कि उन्होंने उस चीज़ को मतलब उस एम्पायर को फाउंड किया, घोषित किया। गोविंदा थ्री एंड अमोघ वर्षा जो 814 से लेके 880 सीई तक थे, वर द वेल नोन राष्ट्रकूटास किंग। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस राष्ट्रकूटा के किंग थे, राजा थे, गोविंदा थ्री एंड अमोघ वर्षा। द राष्ट्रकूटास वर ग्रेट वॉरियर्स, आर्ट लवर्स एंड स्कॉलर्स। राष्ट्रकूटा जो राजा थे वो बहुत बड़े अच्छे योद्धा थे और आर्ट लवर यानी कि कला प्रेमी, जिनको आर्ट अच्छी लगती है, और स्कॉलर्स मतलब विद्वान थे। दे टुक अप टाइटल्स लाइक चक्रवर्ती, महाराजाधिराज एंड परम भट्टर्क।
ऐसे 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 टाइटल्स इनको मिले थे, चक्रवर्ती सबसे शक्तिशाली जिसे कहते हैं, महाराजा धीराज जो राजाओं का राजा होता है, और परम भद्रक सर्वश्रेष्ठ शासक जिसे कहते हैं। They maintained huge armies and encouraged trade for the prosperity of the people. बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने आर्मीज रखी, सेना रखी, और अपना ट्रेड इतना अच्छा बना दिया जिससे लोगों की वेल्थ, मतलब उनकी वेल्थ जनरेट हो, उनको पैसा कमाने को मिले, और जो देश है, कंट्री है, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस मजबूत हो जाए, ताकि वो तरक्की करने लगे एक तरह से। राष्ट्रकूटास फॉलोड जैनिज्म बट ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम। राष्ट्रकूटा जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बुद्ध, हिंदू, मुस्लिम लोगों को भी इक्वालिटी देते थे और उनकी हेल्प करते थे। राष्ट्रकूटा रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड राष्ट्रकूटा रूलर्स जो थे वो आर्ट के अच्छे भक्त थे, बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रखते थे, एंड लर्निंग, और शिक्षा के भी बहुत बड़े प्रोत्साहित करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे राष्ट्रकूटास। देयर रूल्स और द फ्लरिशिंग ऑफ रीजनल लिटरेचर, उनके जो शासन था, जो रूल करते थे, उन्होंने क्या देखा कि उस उनकी वजह से बहुत सारे साहित्य में, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। जैसे कि रॉकेट टेम्पल्स हैं एलोरा के, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। बुद्धिस्ट और जैन सेक्शन में भी प्रूफ दिया हुआ है कि वहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस थी राष्ट्रकूटास की, वो धार्मिक चीज़ों में मानते थे, धार्मिक चीज़ों को मानते थे। किंग अमोघ वर्ष हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, जो अमोघ वर्ष थे वो खुद ही संस्कृत के बहुत बड़े फैन थे, संस्कृत उनको बहुत पसंद थी। ही रोट कवि रंग कवि राग मार्ग, उन्होंने कवि राग मार्ग लिखा, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन कन्नड़ पोएट्री, कन्नड़ लैंग्वेज की पोयम लिखी कवि राग मार्ग। बाय द एंड ऑफ द 10th century द चालुक्यास crushed the power of Rashtrakutas and took over the control of their kingdom. अब 10th सदी में, 10वीं सदी के एंड में, चालुक्यास जो राजा थे, चालुक्यास थे, उन लोगों ने क्या करा, राष्ट्रकूटाओं की सारी शक्ति खत्म कर दी, सारी एम्पायर को तहस नहस कर दिया, और अपना किंगडम खड़ा कर दिया, वहाँ पे अपना राज्य कर लिया और कब्जा सारा ले लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पालास के बारे में। वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल फॉर द पीरियड बिटवीन द डेथ ऑफ हर्ष एंड असेंडिंग ऑफ पालास। हर्षवर्धन की डेथ के बाद और पाला जो किंगडम है, इसके जितने भी रूलर्स रहे हैं, इसमें बंगाल के हिस्ट्री में इतना कुछ नहीं हमें मिला, but it is well known that during this time Bengal faced a lot of infighting among the small kingdoms। लेकिन ये थोड़ा पता चलता है कि बंगाल में इस टाइम पे छोटे छोटे किंगडम्स में लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाल एज देयर किंग टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। शांति बनाए रखने के लिए लोगों ने, बंगाल के लोगों ने गोपाल को अपना राजा बना लिया। ही सेट अप एन एम्पायर विच रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 400 ईयर्स। गोपाल ने अपना एम्पायर खड़ा किया और 400 ईयर्स तक अपना राज चलाया। हिज सक्सेसर यूज पाला आफ्टर देयर नेम एंड हेंस देयर एम्पायर केम टू बी नोन एज पाल डायनेस्टी। अब जो भी वहाँ के रूलर्स थे वो अपने नाम के पीछे पाल लगा लेते थे, जैसे जो मरा उसके बाद जो किंग बना, वो किंग अपने नाम के पीछे पाल लगा लेता था, तो इसलिए पाल डायनेस्टी इनका नाम पड़ गया। धर्मपाल वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। धर्मपाल जो था बहुत महान रूलर था इस डायनेस्टी का। ही सेटअप अ सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन विच वॉज नोन एज विक्रमशील विहार। उन्होंने जो बुद्धिज्म लोगों के लिए शिक्षा के लिए स्टैंड लिया और उनको बना के दिया, एजुकेशन के लिए बना के दिया, विक्रमशिला महावीर के नाम से एक शिक्षा केंद्र बना के दिया, पाठशाला बना के दी। His son Devpal extended the Pal Empire and also defeated the Huns। उसके पुत्र देवपाल ने, उसके जो बेटा था देवपाल ने और आगे किंगडम एक्सपैंड किया और हंस को भी हरा दिया। द एंड ऑफ हिज पीरियड अशर्ड इन द डिक्लाइन ऑफ पालास। जब जो देवपाल था वो धीरे धीरे वीक होने लगा और पता चल गया कि अब तो पाला डायनेस्टी का डिक्लाइन खत्म होना शुरू हो गया, उनका खात्मा शुरू हो गया इस तरह से।
The Pal rulers were the followers of Buddhism. जो भी ये पाल रूलर्स थे वो बुद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे. Many scholars were sent to distant countries to spread Buddhism. बहुत सारे विद्वानों को भेजा गया कंट्री के बाहर कि जाओ बुद्धिज्म फैला कर आओ. They also gave generous grants to Brahmins to build temples. उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा पैसा भी दिया, ज़्यादा पैसा दिया ब्राह्मण्स को कि टेम्पल्स बनवाए. पालास वर द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड लिटरेचर. पाल किस किस के सपोर्टर थे? पैट्रन्स होते सपोर्टर. आर्ट एजुकेशन और लिटरेचर के बहुत बड़े सपोर्टर थे. डू यू नो पढ़ लेते हैं. वेस्ट बंगाल वॉज नोन एज गोडा एंड ईस्ट बंगाल एज वांगा. वेस्ट बंगाल को पहले गोडा और ईस्ट बंगाल को पहले वांगा कहते थे. द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज रिवाइव ड्यूरिंग द पाल एम्पायर. और जो एक फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो इनके टाइम पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी, बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो गई थी, दोबारा से चलने लगी थी. अब आता है टॉपिक प्रतिहारस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहारस. इनको गुर्जर प्रतिहारस के नाम से भी जाना जाता था बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात, क्योंकि वो गुजरात रीजन से लाई करते थे. दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान. उनका रूल कहाँ कहाँ था? गुजरात में था और राजस्थान के साउथ वेस्टर्न पार्ट में. द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार एम्पायर वॉज नागभट्टा वन. इसका फाउंडर कौन था? नागभट्टा वन. द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज मिहिर भोज. जो महान रूलर था, राजा था इस डायनेस्टी का, वो मिहिर भोज था. उसने कनौज को हरा दिया था. ही कॉन्कर्ड कनौज अराउंड 836 CE. द कंटिन्यूस बैटल्स वीकेंड द प्रतिहार एम्पायर. बार बार लड़ाइयाँ करने की वजह से प्रतिहार एम्पायर बहुत ही वीक हो गया एंड इट ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम्स. और वही हुआ, हर किंगडम बड़ा था, वो छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो गया. द प्रतिहार वर ग्रेट वॉरियर्स. प्रतिहार जो थे बहुत ही अच्छे योद्धा थे. दे फॉट मैनी बैटल्स विद पालास एंड राष्ट्रकूटास. इन्होंने पालो और राष्ट्रकूटाओं के साथ इतनी लड़ाइयाँ करी थी, बहुत लड़ाइयाँ करी थी. फिर से डू यू नो आता है, वो पढ़ लेते हैं. 5 किंगडम्स विच एमर्ज फ्रॉम द प्रतिहार एम्पायर वर द चौहान्स ऑफ राजस्थान, गढ़वाल्स ऑफ कनौज, सोलंकी ऑफ गुजरात एंड परमार ऑफ मालवा एंड चंडेल ऑफ बुंदेलखंड. ये सब 5 किंगडम्स जो थे वो एमर्ज हो गए थे, टूटने के बाद नए बन गए थे. तो कौन कौन से थे वो नए? चौहान थे राजस्थान के, गढ़वाल थे कनौज के, सोलंकी गुजरात के, परमार मालवा के और चंडेल बुंदेलखंड के. उनका नाम दिया गया है ये. एक और डू यू नो आ जाता है अगले पेज पर. द ब्रेव प्रतिहारा स्टॉप्ड द अरब इन्वेजन्स फॉर नियरली 300 ईयर्स. जो ब्रेव लोग थे प्रतिहारा, इनको बहादुर कहा जाता था, इन लोगों ने एटलीस्ट 300 ईयर्स तक अरब के जो इन्वेजन्स थे, जो लोग अरब से आ रहे थे हमला करने, उनको आगे बढ़ने से रोका, इंडिया में आगे बढ़ने से रोका. प्रतिहार्स द प्रतिहार्स किंग वर ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. वो आर्ट और लिटरेचर के बहुत बड़े समर्थक थे. पैटर्न समर्थक होते हैं. किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वॉज अ वेल नोन स्कॉलर. मिहिर भोज नाम का एक राजा हुआ करता था, वो खुद ही एक बहुत बड़ा विद्वान था. स्कॉलर इज बहुत बड़ा विद्वान. रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड एट अ फास्ट रेट अंडर प्रतिहारा's रूल. और इनके रूल के अंडर में बहुत सारी भाषाओं की तेजी से तरक्की हुई. ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली फॉर्म्स ऑफ मराठी एंड गुजराती वर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में इस समय पर शुरुआती मराठी और गुजराती के थोड़े थोड़े वर्ड्स बोले जाने शुरू हो गए. बंगाली, असमीज, ओडिया बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया. और बंगाली, असम की भाषा और ओडिया ये जो थी ये ईस्टर्न इंडिया में फेमस होने लगी. द ब्यूटिफुल टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, थंजावुर, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क वर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहार. अब इनके रूल होते होते ये सारे टेम्पल्स भी बने थे. जगन्नाथ टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है, ये सब बने थे. द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस समय मिनिएचर पेंटिंग, जो छोटे छोटे पेंटिंग्स होती हैं जो रियल लगती हैं, बहुत सुंदर सी छोटी सी, उनका भी डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगा. ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ेंगे अब हम. कनौज वॉज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया. कनौज को
जो नॉर्थ इंडिया थी उसमें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना गया। हेंस द थ्री किंगडम्स, द राष्ट्रकूटा, पाला, प्रतिहारा, ये कंटिन्यूसली एंगेज होते गए, स्ट्रगल करते रहे टू पोजेस कनौज। इसलिए ये सब लोग अधिकतर स्ट्रगल करते रहे और लड़ते रहे कनौज को पाने के लिए, ठीक है, कनौज पर अपना अधिकार करने के लिए। कनौज एक जगह है। देयर स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी वाज नोन एज ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। इन तीन राज्यों को जो स्ट्रगल था उसे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं, सॉरी, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तीन लोगों का था ना एक साथ। ईच ऑफ देम सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग कनौज इन टर्न्स एज दे वर ऑलमोस्ट एट पार इन मिलिट्री स्ट्रेंथ। तीनों ही जो किंगडम्स थे वो सब एक जैसे ही थे, सेम पावर वाले थे, इसलिए अलग अलग टाइम पर सभी ने कनौज पर कब्जा कर लिया था। But the continuous battles weakened them and finally led to the decline of all the three great powers. लेकिन लगातार बैटल्स होने की वजह से, युद्ध होने की वजह से वो लोग कमज़ोर पड़ गए और लास्ट में उनका डिक्लाइन हो गया, वो हार गए। Their empire disintegrated into many small kingdoms within a period of 100 years. और इनका एम्पायर भी टूट गया, बट गया और 100 years के अंदर अंदर सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गए। अब आता है टॉपिक राजपूत्स के बारे में। अराउंड 9th century CE, the whole of North India had become a patchwork of small kingdoms as the power of Rashtrakutas, Palas, and Pratihars ended almost simultaneously. 9th century के आसपास ये तीनों किंगडम्स जो थे इस टाइम पर ख़त्म हो गए थे। इनकी जितनी भी ताकत थी वो ख़त्म हो गई थी। इसके बाद पूरा नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे राज्य जो थे उसमें वो बट गया था, नॉर्थ इंडिया जो था। During the 10th century CE, three important developments took place in medieval India. Medieval India में 10th century के दौरान पर कुछ तीन नए चेंजेस हुए, important changes हुए। Firstly, North India came in close contact with Western and Central Asia. सबसे पहले तो नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न एशिया से और सेंट्रल एशिया से कॉन्टैक्ट्स होना शुरू हो गए थे। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द किंगडम्स केम अंडर द रूल ऑफ राजपूत्स हु वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद वन अनदर। और दूसरी बात क्या हुआ कि जितने भी किंगडम्स थे वो राजपूत रूल के अंडर में आ गए थे, जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे थे। फाइनली, और तीसरा क्या हुआ, द कंटिन्यूअस wars created political instability which was the major cause of the beginning of Turkish invasions in North India। और लगातार लड़ाइयाँ होने के जो बाद हुआ वो ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी हिल गई, विच वॉज द मेजर कॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ टर्किश। इससे टर्किश लोगों ने इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया, दखल अंदाजी देनी स्टार्ट कर दी। द राजपूत्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिवल इंडिया। राजपूतों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दे वर फेमस फॉर द ब्रेवरी, वो बहुत ही अच्छे योद्धा थे, बहुत ब्रेव थे। देयर इज़ नो क्लैरिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, वो कहाँ से थे इनके बारे में कुछ है नहीं ऐसा हिस्ट्री में। द वर्ड राजपूत मीन सन ऑफ राजा, यानी कि राजा के पुत्र, तो राजपूत। बट ऑल द राजपूत्स डू नॉट बिलोंग टू रॉयल फैमिलीज, बट सारे रॉयल फैमिलीज से हों, शाही खानदान से हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। Many Rajput families trace their origin to sun or moon and thus are known as सूर्यवंशी and चंद्रवंशी respectively। कुछ राजपूत फैमिली कहते थे कि हम सन और मून की फैमिली से हैं, उधर उधर से हमारा ओरिजिन हुआ है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें सूर्यवंशी कहते हैं और चंद्रवंशी कहते हैं। Some historians believe that the Rajputs are the descendants of foreign tribes who had settled in India। कुछ historians का ऐसा मानना है कि जो राजपूत हैं वो उन विदेशी लोगों के वंशज हैं जो भारत में आके बस गए थे, जो इंडिया में आके रहने लगे थे, फॉरेन लोग। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट द मेन फोर क्लान्स ऑफ राजपूत वर बोर्न फ्रॉम फायर ऑल्टर्स। एक और बात थी, ऐसा कहा गया था कि जो राजपूत हैं ये चारों क्या है, फायर ऑल्टर से बने हैं, यानी कि अग्नि से बने, फायर से। हेंस दे आर नोन एज अग्निकुल, इसलिए उन्हें अग्निकुल भी कहा जाता था, या जो अग्नि से बने हैं, आग से बने। दे आर परमार्स, परमार थे मालवा के, प्रतिहार राजस्थान गुजरात के, प्रतिहार थे चौहान थे अजमेर के, और चालुक्यास थे गुजरात के। देयर वर अबाउट 36 क्लान्स ऑफ राजपूत। राजपूतों के अराउंड 36 कुल थे, क्लान मतलब कुल।
Chauhan dynasty enjoys a special place of prestige among all the Rajput clans. सभी राजपूतों के जो वंश थे उन्होंने उनमें से चौहान वंश को तो बहुत ही प्रतिष्ठा मिली, बहुत ही वो सौभाग्य मिला एक तरह से। द चौहान किंग्स रूल्ड ओवर गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली गुजरात और राजस्थान पर रूल करने की। पृथ्वीराज चौहान वॉज मोस्ट पावरफुल किंग अमंग चौहान्स। तो पृथ्वीराज चौहान नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही पावरफुल किंग थे चौहान के वो। ही केम टू द थ्रोन इन टू 1177 सीई। वो 1177 सीई में राजगद्दी पर आए, थ्रोन पर आए, राजा बने। ही मेड मैनी कनकेस्ट। उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते और अपना राज्य को एक्सपैंड किया। He also checked the advances made by Muhammad Ghori of Ghor, Afghanistan, by defeating him at the battlefield of Tarayan near Bhatinda. उन्होंने अफगानिस्तान का जो एक शासक था, एक रूलर था मोहम्मद घोरी, उसको भी भटिंडा के पास फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन में हरा डाला था और उसको वे कहते हैं बंदी बना लिया था। और जो भी वो आगे बढ़ना चाहता था उसकी वो साजिश को वो रोक रहा था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इवन टुडे पृथ्वीराज चौहान रिमेन्स अ हीरो ऑफ मेनी फोक टेल्स ऑफ इंडिया। आज भी कई कहानियों में पृथ्वीराज चौहान एक बहुत अच्छे रूलर है, बहुत अच्छे शानदार राजा है। चांद बरदाई composed an epic poem पृथ्वीराज रासो which narrates his bravery and heroism। चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम से एक पोयम लिखी है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता बताई गई है, उनकी ब्रेवरी बताई गई है और उनकी बहादुरी बताई गई है, हीरोइज्म बताया गया है। डू यू नो में क्या लिखा है? जयचंद द किंग ऑफ कनौज हेल्ड अ स्वयंवर फॉर हिज डॉटर संयुक्ता। कनौज के जयचंद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखा था। ही डिड नॉट इनवाइट पृथ्वीराज। उन्होंने वहाँ पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं था। ही प्लेस्ड अ स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज इन द पोजीशन ऑफ अ डोर कीपर इन हिज कोर्ट टू इंसल्ट हिम। तो उन्होंने क्या किया, उसको ना बुला के उसका स्टैचू रख दिया एज अ डोर कीपर, सिक्योरिटी गार्ड की जगह पे, ताकि उसकी इंसल्ट हो। The princess of Kannauj rejected all the prince assembled and instead placed the garland around the statue's neck। स्वयंवर में क्या करा, संयुक्ता ने सभी राजकुमारों को, जो भी लड़के थे उन सबको ठुकरा दिया और पृथ्वीराज की जो वो थी स्टैचू थी उसको उन्होंने माला डाल दी, शादी उनसे कर ली। बिफोर द courtiers realized what had happened, पृथ्वीराज who had been hiding close by sprung up and rode away within the princess। और इतने में दरबार में लोग जो कुछ कर पाते, पृथ्वीराज चौहान आसपास छुपे हुए थे, वो आए, फटाफट घोड़े पर उसको, दुल्हन को बिठाया, संयुक्ता को, और लेकर वहां से भाग गए, चले गए। The struggle for supremacy and constant infighting created disunity and enmity among the Rajputs। राजपूत राज्यों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, लगातार युद्ध होता है, उनके बीच बीच में डिसयूनिटी और दुश्मनी भी पैदा हो गई थी। दिस अट्रैक्टेड द मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया। अब उनको, मुस्लिम लोगों को पता लगा कि राजपूत तो खुद में ही लड़ रहे हैं, तो मुसलमान आने लग गए। द राजपूत्स फेल टू ज्वाइन हैंड्स विद ईच अदर टू डिफेंड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन्स। अब अरब के लोग आए तो राजपूतों ने आपस में एकजुट होने की बहुत ट्राई करी, बट वो नहीं हो पाए और वो इस चीज़ का सामना भी नहीं कर पाए। तो इसके बाद से अरब इन्वेजन स्टार्ट हो गया। अब नॉर्थ इंडिया में गवर्नेंस कैसे होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, काम काज कैसे होता था। द किंग वॉज ऑल पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया। जितने भी किंग थे वो बहुत शक्तिशाली थे। ही वॉज असिस्टेड बाय डिफरेंट ऑफिशियल्स। उनके पास बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, अलग अलग अधिकारी होते थे जो उनके काम को संभालते थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जितने भी बड़े बड़े एम्पायर थे उनको चलाने के लिए प्रोविंसेस में बांटा जाता था, यानी कि उनको छोटे पार्ट्स में बांटा जाता था कि ये काम इतने लोग करेंगे, इस काम का हेड कोई और है तो ऐसे करेगा। द किंग वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री एज वेल एज जुडिशरी। अब किंग जो था वो हेड होता था सभी कामों का। द किंग स्पेंट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग आर्मीज। आर्मीज बनाने में इतना पैसा लगाता था। इकोनॉमी कैसे होती थी, यानी कि पैसे लोग कैसे कमाते थे और घर कैसे चलता था उनका। देयर वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट सोशल क्लासेस। समाज में अलग अलग लोग थे, कोई ज़्यादा अमीर था, कोई ज़्यादा गरीब था। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा फर्क था।
द रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल्स एंड द ट्रेडर्स वर प्रॉस्पेरस। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसों वाले थे। रॉयल फैमिली, अच्छे काम वाले, अच्छे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन। द पीपल लिविंग इन विलेजेस वर पुअर। और जो गांव में रहते थे वो लोग बहुत पुअर होते थे, गरीब होते थे। द टेम्पल्स वर द सेंटर्स ऑफ रिचेस एंड हेंस अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इन्वेडर्स। मंदिरों में सिर्फ अमीर लोगों का जाना ही अलाउड था, और इसी से इन्वेडर्स आने लगे, यानी कि लूटने लगे, लोगों को हमला करने लगे। फ्यूडल सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया। फ्यूडल सिस्टम यानी कि समांत प्रथा एक सिस्टम है। इसमें क्या होता था, राजा अपने अधिकारियों को ज़मीन देता था और बदले में उनसे सेवा और सेना की मदद लेता था कि वो हमें सेवा भी दें, हमारी सेवा भी करें और हमें आर्मी भी दें। तो इसे फ्यूडल सिस्टम कहते थे। The kings granted land as rewards to officers who came to be known as ठाकुर्स और रायज। और जो लोग क्या कहते हैं, राजा होते थे जो क्या करते थे, वो ठाकुर और राय को अपनी जमीन देते थे कि ये लो तुम जाओ, इसे रखो, एज अ रिवॉर्ड देते थे उनको। दे प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस टू द किंग एट टाइम्स ऑफ वॉर। क्योंकि वो लोग उनको वॉर के टाइम पे मिलिट्री प्रोवाइड कराते थे, ठाकुर और राय। ठीक है। The feudal system led to the decline of many empires as the feudal lords gave only a small part of the land given to the king। जो फ्यूडल सिस्टम था उसकी वजह से बहुत सारे एम्पायर खत्म होने लगे, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड जो थे वो थोड़ा थोड़ा लैंड का पार्ट एज अ रिवेन्यू किंग को देने लग गए। दिस वीकेंड द पावर ऑफ द किंग्स। अब इससे किंग्स भी कमजोर होने लग गए। मोर ओवर मैनी फीडल लॉर्ड्स लाइक चौहान्स एंड परमार्स बिकेम पावरफुल एंड एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट एम्पायर। इससे क्या हुआ, चौहान और परमार जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए और उन्होंने अपने अपने अलग अलग एम्पायर बना लिए, अपने राजा राज्य बना लिए। सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पर? द रिजिड कास्ट सिस्टम लेड टू द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। कास्ट के अकॉर्डिंगली लोगों को बांट दिया गया था। द किंग, द फेडरल लॉर्ड्स एंड द ब्राह्मण इन हाई पोजिशन एंजॉयड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। जो किंग थे, राजा थे, फेडरल फ्यूडल लॉर्ड्स थे और ब्राह्मण थे, ये सब की हाई पोजिशन थी और ये लग्जरियस लाइफ एंजॉय करते थे। लैंड वॉज कल्टिवेटेड मेनली बाय शूद्रास हु। जमीन पर खेती का काम शूद्र लोग करते थे जो कि वर बर्डन बाय टैक्सेस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इन लोगों पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी, भेदभाव ज़्यादा हो गए थे। द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज क्वाइट मिजरेबल। उस समय जो महिलाएं थी, वुमेन थी, उनकी बहुत दुखद और कमज़ोर हालत थी। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती थी। द ईविल प्रैक्टिसेस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, ये सब होता था उनके साथ। सती मतलब अगर उनके हस्बैंड मर जाते थे तो उनको भी मरना पड़ता था। चाइल्ड मैरिज, कम एज में शादी कराना। और पॉलीगैमी, एक पुरुष के से एक ज़्यादा, मतलब एक मेल से ज़्यादा लोगों के साथ उनकी शादी कराना। एक लड़की के मतलब बहुत सारे हस्बैंड होना। डू यू नो द वुमेन ऑफ रॉयल फैमिलीज कमिटेड जोहर immolating in the fire to protect their honor if their men folk were defeated or killed in a battle। युद्ध में हार, या फिर जैसे कि वॉर में कोई हार गया तो, या फिर उनकी डेथ हो गई, तो जो लग्जरी, जो रॉयल फैमिलीज की लेडीज थी वो क्या करती थी, अपनी रक्षा के लिए जोहार करती थी। जोहार मतलब दुश्मनों के कब्जे से बचने के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश करती थी। रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, धर्म के बारे में। द राजपूत मेनली वर्शिप्ड गॉड्स विष्णु एंड शिवा। राजपूत किनको मानते थे? विष्णु जी को और शिव जी को मानते थे। दे ऑल्सो वर्शिप्ड गॉडेसेस, काली, लक्ष्मी, दुर्गा, इन सब की भी पूजा करते थे। राजपूत किंग्स गेव गिफ्ट ऑफ द लैंड टू ब्राह्मण, ब्रह्मदेव और अग्रहारा। उन लोगों ने ब्राह्मण लोगों को लैंड्स गिफ्ट कर दी थी, ज़मीन दे दी थी फ्री में, जैसे ब्रह्मदेव या फिर अग्रहारा भी कहते हैं। हिंदुइज्म बिकेम पॉपुलर, मोर पॉपुलर देन बुद्धिज्म। उस टाइम पर हिंदू धर्म ज़्यादा पॉपुलर हो गया था बुद्धिज्म से भी ज़्यादा। मैनी बुद्धिस्ट टुक शेल्टर इन साउथ ईस्ट एशिया वेयर द तुर्क्स अटैक्ड मोनेस्ट्रीज एट नालंदा। जब टर्किश लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को के जो बुद्ध विहार थे उन पर हमला किया, तो कई बुद्ध लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया चले जाने का फैसला किया, वहां जाके शेल्टर लिया उन्होंने। ड्यूरिंग दिस पीरियड द भक्ति सेंट्स preached devotion to God and opposed social discrimination, superstitions and narrow-mindedness। इस
इस टाइम पर जो भक्ति संत थे उन्होंने भगवान के लिए अपना भक्ति भाव जगाया और लोगों को भी कहा कि आप लोग भक्ति करो, ये भेदभाव और अंधविश्वास और इन छोटी सोच का विरोध करने लगे। एजुकेशन कैसी थी उस टाइम पर? सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस वर अ ग्रेट हर्डल टू एजुकेशन। उस टाइम पे अंधविश्वास था और लोगों की छोटी सोच हुआ करती थी। द एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। जो शुरू की उनकी एजुकेशन होती थी वो मंदिरों और मोनेस्ट्रीज यानी कि मठों में ही होती थी, वहीं जाके लोग पढ़ाई करते थे। द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन। उस टाइम पर हायर एजुकेशन नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशील जो महावीरा यूनिवर्सिटी थी वहीं पर ही मिलती थी हायर एजुकेशन। द स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन वॉज एनकरेज बट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस वर इग्नोर्ड। उस टाइम पर फिलॉसफी धर्म का ज्ञान होता था जैसे और साइंस और मैथ्स को इग्नोर किया जाता था। द रीजनल लैंग्वेजेस लाइक मराठी, Gujarati and Bengali developed as they were languages in which the Bhakti saints preached and composed songs. मराठी, गुजराती, बंगाली भाषाओं का डेवलपमेंट हुई और संत लोगों ने उस टाइम पर भजन लिखे और अलग अलग गाने भी बनाए, भक्ति गाने भी बनाए। बट संस्कृत enjoyed a place of prominence। लेकिन संस्कृत का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सम्मान होता था और बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी। पाली एंड प्राकृतिक Pali and Prakrit language were used for writing books on Buddhism and Jainism। बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म की जितनी भी बुक्स थी उन सबको लिखने के लिए पाली और प्राकृत भाषा का यूज होता था। अगला टॉपिक आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। द एग्जाम्पल्स ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ murals इन पैलेसेस, केव्स एंड टेम्पल्स। नॉर्थ इंडिया में जितने भी चित्रकलाएं हैं उन सब के एग्जाम्पल्स आपको गुफाओं पे, मंदिरों की दीवार पर, इन सब के टाइप्स में मिल जाएगा, लिखा हुआ, बना हुआ दीवारों पर। द जैन मॉन्क्स एंड पेंटर्स ऑफ बंगाल डेवलप द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, स्मॉल पिक्चर्स ड्रॉन टू इलस्ट्रेट बुक्स। जैन साधुओं ने बंगाल के चित्रकारों से मिलकर मिनिएचर पेंटिंग की कला को भी डेवलप किया। मिनिएचर पेंटिंग वो होती हैं जो किताबों को सजाने या समझने के लिए छोटे छोटे सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाई जाती हैं। लिंग द लिंगराज एंड मुक्तेश्वर टेम्पल्स एट भुवनेश्वर and the Sun Temple at Konark are the fine examples of the architecture of the period from 8th to 12th century। भुवनेश्वर में कुछ मंदिर हैं जैसे कोणार्क सन टेम्पल है और लिंगराज टेम्पल है, मुक्तेश्वर टेम्पल है। ये आप सब देख सकते हो 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में बना था। ये तब का आर्किटेक्चर है। ट्रेड कैसे होता था यानी कि बिजनेस कैसे होता था? इंडिया डेवलप ट्रेड रिलेशंस विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया ने इन सब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बनाए। दिस ब्रॉट इंडियंस इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डेवलपमेंट इन दीज कंट्रीज। और साथ साथ इंडिया के साथ साथ और दूसरी कंट्रीज की भी डेवलपमेंट होने लगी। द कॉमन फीचर्स इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ in different parts brought the people of India closer। जितने भी लोग थे इन सब के कारण एक दूसरे के करीब आने लगे, यूनिटी बनने लग गई। पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के वजह से लोग क्लोज आने लग गए। लेटर ऑन दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट बून फॉर अफगान, टर्किश एंड मुगल रूलर्स टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अफगान, टर्किश और मुगल लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए इंडिया पर अपना राज करना शुरू कर दिया। लास्ट पार्ट आ गया है। डू यू नो द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ट बाय चंडेलास, रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड। एक खजुराहो टेम्पल की फोटो दी हुई है। ये बहुत फेमस टेम्पल है। ये चंडेलाओं ने बनवाया था, बुंदेलखंड के रूलर थे ये, जो पहले प्रतिहार्स के साथ काम किया करते थे। दीज टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे दीवारों पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत सुंदर टेम्पल बनाए गए, यहाँ पे हिस्ट्री की नॉलेज भी मिलती है। So students, with this we have completed chapter 10. I hope you understood all the important topics like Rashtrakutas, Palas, Pratihars, Rajput, tripartite
struggle and administration, society, etc., and so on. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe. Also, share to your friends. And thanks for watching. Keep learning and keep growing. Now, we will meet in next video with another chapter, another topic.